हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी, जो कि 27/1/2023 का सेट है। और ये सेट जो है ये जूनियर लेवल का है, पेपर 2 का यानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुकरण करता है? एक रूपता का, एक आयामी का, रैखिकता का या व्यक्तिक भिन्नता। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है व्यक्तिक भिन्नता हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता कैसे होगा? क्योंकि अलग अलग वातावरण में, अलग अलग परिवेश में बच्चे अलग अलग ढंग से जो है विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तर्क है, केवल आनुवांशिकता ही एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और एकमात्र शब्द जो होते हैं नकारात्मक है, तो ये इसी तरह गलत हो जाएंगे। और सिर्फ जो है आनुवांशिकता ही उनके लिए नहीं, बल्कि वातावरण भी, पर्यावरण भी काफी अपना ज्यादा योगदान देता है। तो ये दोनों ही जो है ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो परिवार जो है वो प्राथमिक कारक होता है, तो परिवार प्राथमिक हो गया। और कहीं परिवार प्राथमिक नहीं है तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन साथ ही जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक है भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो पहला है सेंसरी मोटर पीरियड, इसमें क्या करते हैं, बच्चा अपने अंगों को जो है हिलाना शुरू कर देता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, इसमें क्या करता है, बच्चा जो है चीजों को देखता है, समझता है, उससे वर्गीकृत नहीं कर पाता है, लेकिन इशार वस्तुओं का नाम लेने पे उनकी तरफ इशारे जो है करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वस्तुओं को देखता है, उनके बारे में जानकारी देता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या करने लगता है बच्चा, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब वस्तुओं को देखता है, बताता है, प्लस जो चीजें नहीं दिख रही है वो अपने उसमें कल्पना करके बताने लगता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मकेंद्रिता, जीववाद या संतुलीकरण। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आत्मकेंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है, मतलब जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने मतलब जो करता है वो अपने को प्रधान मानता है, मतलब जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो दूसरों को बातों को सुनता है लेकिन करता अपने हिसाब से ही है। जिससे बच्चे को पेंसिल दे दी जाए तो बच्चा उसे लेकर के सीधे मुंह में डालने लगता है, उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम वो प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर या फिर अमूर्त पारंपरिक स्तर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्री कन्वेक्शनल लेवल। पूर्व पारंपरिक स्तर पे जो होता है नैतिक समझ आ जाती है कि अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड गर्ल वाली चीजें बच्चों के अंदर आ जाती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को ने अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया। तो संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों को किसने किया? तो लेव वाइगोत्स्की ने किया। और इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जो है प्रस्तावित किया। ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा।
लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, न कि व्यवहारवादी का। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। ये देखिए यहाँ पे निष्क्रिय, जो ये निष्क्रिय शब्द जो है वो नकारात्मक शब्द है, तो पहले तो ये हमारा ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे है, संज्ञानात्मक विकास के 8 प्रक्रमित चरणों से गुजरते हैं। ये भी बात सही है। के विकास में बहुत सारी भावनाएं हैं जिनमें वे चीजें शामिल है जो दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। ये भी बात सही है। आगे देखते हैं, जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये ऑप्शन गलत है। बच्चा जन्म के साथ कुछ बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा तो होता है, लेकिन धीरे धीरे उनमें विकास परिवर्तन होता रहता है। यानी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीजें शामिल है जो दूसरों के समर्थन करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हों, सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। अभी देखिए, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। ये करके सीखने की जो पद्धति काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं? संगीतमय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होता। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। ये भी ऑप्शन यानी हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामनीकरण करना। तो देखिए यहाँ पे वर्गीकृत और नामनीकरण आ गया, मतलब बच्चों को जो है अलग अलग डिवाइड करने के लिए आ गया, तो ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। तो जहां भी ऑप्शन 1 है वो ऑप्शन देखिए गलत हो जाएगा। तो यानी अब हमारा ऑप्शन जो है बी ही करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है, किसका उदाहरण है? जेंडर समानता का है, जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर समानता का है, या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा लड़का जो है बुद्धिमान ही होता है या हर लड़की जो है वो आज्ञाकारी ही होती है। आगे है, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? केवल मात्रात्मक, व्यापक, मानकीकृत, केवल योगात्मक? ये केवल योगात्मक है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ भी है, मानकीकृत भी। ये तीनों शब्द जो है केवल और मानकीकृत, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये नकारात्मक निगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये ऑप्शन में देखते ही आप गलत कर दीजिएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामनीकरण करने के लिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए? तो देखिए यहाँ पे नामनीकरण आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा भी जो है नकारात्मक शब्द है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे तुलना कर रहे हैं बच्चों के बीच, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन डी ही जो बचता है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, सीखने में कमियों के रूप में देखने पर,
शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर। तो देखिए इसमें जो है सबसे सटीक ऑप्शन ए हो जाएगा कि छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने पर। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? तो प्रत्येक छात्र की जो क्षमता होती है उसको बढ़ावा देने पर, न कि उनकी कमियों को ढूंढने पे या फिर उनके जो है कौशल का आकलन करने के लिए, उनके मानदंडों को निर्धारित करने के लिए, ये सब नहीं, बल्कि बच्चे की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, इस बात पे जो है बल देती है। अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन, कथन। जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। सही बात है। अगर बच्चे को कक्षा में अपनापन मिलेगा, उनको जो है हर सुविधा मिलेगी, जैसे वो क्लास में अगर झिझक रहे हैं तो उन्हें आप प्रोत्साहित करिए, बोलने को कहिए, तो उनमें सुधार जो है संभव है। और आगे है बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी हमारा दोनों ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है और आज इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है। बच्चे को नहीं आ रहा है, आप फिर भी उसको ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें आएगा, तुम बताओ, इस चीज को प्रयास करो, तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आता है और बच्चे जो है उस कार्य को करने का प्रयत्न करता है। अगला क्वेश्चन है, से सामग्री की प्रस्तुति को सुगम बनाती है। कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम, कई तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम, एक समान तरीके। देखिए केवल यहाँ पे और एक समान आ गया, ये दोनों ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, न्यूनतम विकरणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। पहला तो ऑप्शन डी जो है यही जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा इसमें कौन सा उचित समायोजन नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है गलत है, यही उचित समायोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं? रचनात्मक शिक्षार्थी, अभिसारी विचारक, विचारण विवेचन में अनमन्यता, स्वलीनता। तो इसमें रचनात्मक शिक्षार्थी हमारा ऑप्शन पहला ही जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को खाली स्थान, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों को खंडित और मानकीकृत, ये मानकीकृत जो है नकारात्मक शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। गैर संदर्भित, योगात्मक, लचीला और रचनात्मक एक समान, मानक, ये मानक जो है ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए शिक्षकों को लचीला पाठ्यचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन जो है इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान कर, एक मिनट, एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता बनने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए? भय उत्पन्न करके, अगर आप बच्चे के अंदर भय उत्पन्न कर देंगे तो वो कहां से पढ़ पाएगा, ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। तनाव, और तनाव को प्रेरित करके बच्चा तनाव में रहेगा तब भी नहीं पढ़ पाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्क्रिय, ये देखिए निष्क्रिय नकारात्मक शब्द है, ये भी इसी तरह गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? सक्रिय अन्वेषण का, सामाजिक संपर्क, प्रयोग, व्यवहार का अनुबंधन। तो देखिए सक्रिय अन्वेषण को तो जरूर रखना चाहिए, सामाजिक संपर्क भी आवश्यक है और प्रयोग बच्चों को करना जरूरी है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देती है? छात्रों को ब्लैक बोर्ड से ज्यों के त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना, तो यही जो है बढ़ावा नहीं देती है। अगर बच्चा ज्यों का त्यों लिखेगा तो उसे क्या समझ आएगा, वो अपनी तरफ से अपनी बुद्धि को कुछ भी यूज नहीं कर रहा है,
ऑप्शन जो है पहला नहीं होना चाहिए और हमसे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियां कैसे निपटाना चाहिए? उन्हें अनदेखा करके, उन्हें सजा देकर, उन्हें इनाम देकर, उन्हें संबोधित करके। देखिए, बच्चे की जो भ्रांतियां हैं, मतलब जो उनके मन में जिज्ञासाएं हैं, आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वो और भी बढ़ती जाएंगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें आप सजा देंगे तो बच्चा आपसे कभी कुछ पूछ नहीं पाएगा। उन्हें इनाम देंगे तो बच्चा जो है फिर उसके अंदर इनाम के बार बार लालच आता जाएगा। उन्हें संबोधित करके, मतलब उन्हें क्लास में खड़ा करिए, उनको संबोधित करिए कि इनके मन में ये विचार है और उसका निवारण करिए। यानी हमारा ऑप्शन डी ही जो है करेक्ट होगा। आगे है, संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को हतोत्साहित करना चाहिए। ये हतोत्साहित जो है नकारात्मक शब्द है, इसे गलत है ये ऑप्शन। अवहेलना करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दंडित करना, ये भी नकारात्मक शब्द है। को सुसाधित करना चाहिए, तो यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? प्रतिक्रियात्मक सधीरता को बढ़ावा देकर के, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। तो सहज अनुमान को जो है बढ़ावा देकर के किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों के नामनीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे नामनीकरण और यहाँ पे जो है गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहले ही। नजरअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि वे क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। नजरअंदाज करना, ये भी नकारात्मक शब्द है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए तैयार करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्रश्न है, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावाना चाहिए, तो नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके इससे जो है उनके संज्ञानात्मक विकास में काफी बाधा उत्पन्न होती है। जो बच्चा जीत जाता है, हो सकता है उसके अंदर घमंड आ जाए, जो हार जाता है वो हतोत्साहित हो जाए और धीरे धीरे क्लास में एकदम पीछे होने लगे, सभी बच्चों से पीछे होता जाए। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जब बच्चे खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि शर्म, भय और अपमान का करेंगे तो वो कहां से सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कथन छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। तो सही है, बच्चा जो है रचनात्मक रूप से प्रोत्साहित होगा और तभी ना वो काम को करेगा। अपनी विफलताओं को दूसरे के ऊपर थोप करके आसानी से वो जो है हट जाएगा। आगे है, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने पे देखिए, अगर आप एक बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं, आप पास होते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं होते हैं तो आप फिर से प्रयास करते हैं और उसे फिर से एग्जाम देते हैं और पास होने की पूरी संभावना आप कोशिश करते हैं कि आप पास हो सकें। यानी हमारा ऑप्शन ए और दो दोनों ही करेक्ट है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम आपसे मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके हिसाब से कैसा फीडबैक आ रहा है। आप अपना फीडबैक जो है कमेंट के थ्रू देते रहिए, ताकि इससे हमें जो है और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, काफी हेल्प मिलती है। तो प्लीज दोस्तों कमेंट किया करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।